हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। तो हम लोग आज जो रेलवे का ऑब्जेक्टिव सीरीज जो हम लोग कर रहे थे, उसी का अगला सीरीज आज हम लोग बढ़ाएंगे, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे वर्ल्ड ज्योग्राफी अर्थात विश्व भूगोल। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और ऑब्जेक्टिव सवाल शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के सवाल, जो कि हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो जो पहला सवाल जो है आपका, जो कि रेलवे में आए हुए प्रश्न है, पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा शैल यानी रॉक का उदाहरण नहीं है। निम्न में से कौन सा शैल यानी चट्टान का उदाहरण नहीं है। एस्फॉल्ट, सिस्ट, ग्रेनाइट या बेसाल्ट। तो इन तीनों में देखना है कि कौन सा उदाहरण नहीं है। तो इसका सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो होगा एस्फॉल्ट। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। आपको पता है कि ग्रेनाइट एक चट्टान है। तो असल में चट्टानों को प्रकार हम लोग समझते हैं, फिर इसमें आते हैं। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं, जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाई है। उत्पत्ति के आधार पर चट्टान तीन प्रकार का होता है। अगर इसकी उत्पत्ति आग से हुई है यानी ज्वालामुखी से हुई है तो यह अग्नि चट्टान, और अगर इसमें गाद जमने की वजह से यह बना है तो औसादी चट्टान, और अगर अग्नि और औसादी का रूप बदलने के कारण अगर कोई चट्टान बना है तो वह है कायांतरित चट्टान। तो इस प्रकार से चट्टान के तीन प्रकार हैं, एक अग्नि, एक औसादी, एक कायांतरित। और फिर ग्रेनाइट, बेसाल्ट और सिस्ट जो हैं ये भी शैल के ही उदाहरण हैं। तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट और सिस्ट ये तीनों तो हैं, लेकिन एस्फॉल्ट कोई भी शैल का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यह शैलों की उत्पत्ति, संरचना और संगठन से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है। यह एक लैटिन शब्द से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ ईंट है। यह हिमनदों के निक्षेपों से बनी हुई अवसाद शैली है। यह पेट्रोलियम की उत्पत्ति, संरचना और संगठन से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है। तो कौन सा सही है ये आपको जानना है। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी यह शैलों की उत्पत्ति से संबंधित है। यानी चट्टान कैसे बने, इनकी संरचना क्या है, और इनके संगठन यानी संगठन भी बोलते हैं, कंपोजिशन इसका क्या है, और इसके भौतिक गुण क्या है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम लोग पेट्रोलॉजी के तहत करते हैं। और जिसमें अग्नि, कायांतरित और तलछटी यानी औसादी चट्टानों का बनना और बदलना शामिल है। पेट्रोलॉजी भूविज्ञान की एक शाखा है, क्योंकि भूविज्ञान के तहत ही चट्टानों का अध्ययन भी आता है। इसका मतलब ये हुआ कि भूविज्ञान के तहत पेट्रोलॉजी आता है। अगला प्रश्न, पेडोलॉजी के लिए किस अन्य शब्द का उपयोग किया जाता है। पेडोलॉजी, भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी, मृदा भूगोल, सोल जियोग्राफी, पादप भूगोल, फाइटोजियोग्राफी, समुद्र विज्ञान, ओशिनोग्राफी। तो इसका सही जवाब क्या होगा। तो मृदा भूगोल जो है वो पेडोलॉजी के समानांतर है, यानी इसके समरूप है। तो मृदा भूगोल यानी सोल ज्योग्राफी, पेडोलॉजी हम लोग बोलते हैं मृदा के अध्ययन को, या पेडोजियोग्राफी मृदा के अध्ययन को कहते हैं। तो मृदा भूगोल भौतिक भूगोल की एक शाखा है, और यह मृदा भूगोल को ही पेडोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, मृदा के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो ये सब सवाल में सोचने समझने की जरूरत है। पहला, अपक्षय की दर यानी अपर्दन की दर तापमान और वर्षा द्वारा प्रभावित होती है। जनक शैल से रंग का निर्धारण होता है। ऊंचाई और ढलान से ह्यूमस निर्माण की दर निर्धारित होती है। समय के द्वारा मृदा परिच्छेदिका की मोटाई निर्धारित होती है। तो इसका पहले जवाब हम लोग देख लेते हैं कि जवाब क्या है, फिर एक्सप्लेनेशन हम लोग इसका पूरा डिटेल देखेंगे। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, यानी ऊंचाई और ढलान से ह्यूमस निर्माण की दर निर्धारित होती है। यह गलत है, बाकी को देखते हैं। जो अपर्दन का दर है तापमान और वर्षा द्वारा प्रभावित होती है। अगर तापमान अलग है और वर्षा अगर ज़्यादा है तो अपक्षय अपर्दन ज़्यादा होती है। जनक शैल जिससे वो बना है उससे उस चट्टान का रंग का निर्धारण होता है, और समय के द्वारा मृदा परिच्छेदिका की मोटाई निर्धारित होती है। अगर चट्टान पुरानी है तो मृदा परिच्छेदिका भी मोटी होगी। और ऊंचाई और ढलान से ह्यूमस का निर्माण की दर तय नहीं होती, बल्कि यह नमी वगैरह से तय होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा औसादी चट्टानों का एक प्रकार है। बलुआ पत्थर, स्लेट, ग्रेनाइट या लिग्नाइट। औसादी चट्टान जो कि गाद जमने के कारण जिन चट्टानों का निर्माण होता है उसका प्रकार पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बलुआ पत्थर। तो बलुआ पत्थर औसादी चट्टानों का एक प्रकार है। प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं और बाद में रासायनिक रूप से ठोस में बदल जाती है। तो औसादी चट्टान यानी गाद जम के जो बना हुआ चट्टान है वो कहलाता है। जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सेल खड़ी, नमक की चट्टान, ये सभी औसादी हैं।
और खनिज तेल हैं वो अवसादी चट्टानों के बीच में पाई जाती हैं। चट्टान उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार, अग्नेय, अवसादी और कायांतरित। कुछ उदाहरण देख लें। अग्नेय में ग्रेनाइट आता है, बेसाल्ट, डायोराइट। अवसादी में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। और कायांतरित में फाइलाइट, सिस्ट, स्लेट, संगमरमर, ये सब रूप बदले हुए हैं। अगला प्रश्न, क्वार्टजाइट एक प्रकार का शैल होता है, किस प्रकार का? तलछटी, अग्नेय, बेसाल्ट या रूपांतरित? तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा क्वार्टाजाइट। तो क्वार्टाजाइट एक रूपांतरित शैल है, यानी यह एक रूप बदला हुआ चट्टान है। एक रूपांतरित चट्टान है जो मूल रूप से शुद्ध क्वार्ट्ज बलुआ पत्थर से बनी होती है और क्वार्ट्ज से बनने के कारण इसका नाम क्वार्टजाइट होता है। यह आमतौर पर सफेद भूरे रंग का होता है। यह बलुआ पत्थर के रिक्रिस्टलाइजेशन के बाद उत्पन्न होता है। बलुआ पत्थर जब फिर से जम जाता है तो क्वार्टजाइट बनता है। अगला प्रश्न, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? अब ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है, ऊपर आप उदाहरण में भी देख चुके हैं। अवसादी, अग्नेय, शिष्ट या कायांतरित? तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका अग्नेय चट्टान। ग्रेनाइट एक प्रकार की अग्नेय चट्टान है। ये धरातल के नीचे स्थित तप्त और तरल चट्टानी पदार्थ यानी मैग्मा के रूप में होता है और यह निकलता तब है जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है। इसके अन्य उदाहरण है जो ये अग्नेय चट्टान है, तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट और गैब्रो, ये सब अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, पिघली हुई मैग्मा से बनने वाली चट्टानों को क्या कहा जाता है? कायांतरित, फिलाइट, अग्नेय या अवसादी? ऊपर आप पढ़ चुके हैं। सही जवाब इसका हो जाएगा आपका अग्नेय चट्टान। जो ज्वालामुखी से निकले हुए लावा या मैग्मा के ठंडा होने पर जो चट्टान बनती है वे अग्नेय चट्टान। इनमें परतें और जीवाश्म नहीं पाई जाती क्योंकि यह तो नीचे से निकलती हैं। जीवाश्म उसमें पाई जाती है जो जमने के कारण बनता है, जैसे अवसादी चट्टान। जीवाश्म और खनिज तेल, ये सब जीवाश्म ईंधन है, कोयला, ये सभी अवसादी चट्टानों के बीच में पाई जाती है। ये सब सवाल भी परीक्षाओं में पूछी जाती है। चट्टानों के टूटकर परत दर परत जमने से अवसादी चट्टान जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ताप, दाब और रासायनिक क्रियाओं के दौरान अग्नेय और अवसादी जो रूप बदल जाता है तो कायांतरित चट्टान। तो चट्टान के बारे में आप सवालों के माध्यम से गौर कीजिएगा, आप सीख रहे हैं। अगला प्रश्न, मुख्य खनिज घटक के रूप में उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट वाले शैल को क्या कहते हैं? यानी कैल्शियम कार्बोनेट जिसमें होगा CaCO3, उसे क्या कहते हैं? चूनामय चट्टान, मृतिकामय चट्टान, सिलिकामय चट्टान, रेतीली शैल? तो इसका सही जवाब कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना होता है, तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि कौन सा होगा, यानी चूनामय चट्टान इसका सही जवाब है। चूनामय चट्टान में मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट विद्यमान होता है, जैसे चूना पत्थर, जिप्सम, मार्बल, शैल, इन सभी में कैल्शियम की मात्रा अनिवार्य रूप से होती है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ, पृथ्वी के आवरण में यानी अंदर गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को क्या कहते हैं? धरती के अंदर गैसों के साथ मिला हुआ पिघला हुआ पदार्थ, कोर, हीलियम, लावा या मैग्मा? तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा आपका वह है मैग्मा। और यही ज्वालामुखी के टाइम पर उच्च ताप और दाब के कारण यह निकलती है। यह एक गर्म पदार्थ है जिसमें जलीय वाष्प और गैस होती है। इसमें ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम इत्यादि होती है। इसका निर्माण पृथ्वी के नीचे होता है। जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आता है तो इसे लावा कहते हैं। यानी अगर ज्वालामुखी उद्गार के दौरान अगर ऐसे उद्गार हो रहा है और उद्गार के दौरान अगर यह पृथ्वी के अंदर है तो अंदर में इसका नाम अलग है और बाहर में इसका नाम अलग है। अंदर में इसे हम लोग मैग्मा कहते हैं और जब बाहर आ जाए तब इसे हम लोग लावा का संज्ञा देते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या होगा देखते हैं। पृथ्वी की पपड़ी यानी भूपर्पट्टी में सबसे पुरानी चट्टानों ज्वालामुखी विस्फोट के बाद चट्टानें बाहर आ जाती हैं और कठोर चट्टानों का रूप ले लेती हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी के रूप में बाहर आई हुई तलछटी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, कोमाटाइट चट्टान या अग्नेय चट्टान? तो ऊपर ही आप देख चुके हैं इसका जवाब। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा अग्नेय चट्टान। अग्नेय चट्टानें ज्वालामुखी से निकलने वाले मैग्मा या लावा के जमने से बनती हैं, जो पृथ्वी की पपड़ी यानी भूपर्पट्टी पर कठोर चट्टान में रूपांतरित हो जाती है। और यह जीवाश्म रहित चट्टानें हैं। इस आर्थिक रूप से ये संपन्न चट्टानें हैं। लोहा, निकेल, तांबा ये सभी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा होने वाला है जलवायु से। तो बर्फ भक्षक यानी स्नो ईटर, वह हवा जो बर्फ को खाती है, के रूप में जानी जाने वाली चिनूक हवा, चिनूक नाम से एक हेलीकॉप्टर भी है अमेरिका का, निम्न में से किस महाद्वीप में बहती है? जवाब आपको पता चल गया होगा सवाल में ही। तो ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका। तो इसका सही जवाब जैसा कि आपको बताया गया, इसका सही जवाब आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। चिनूक हवा जो है वो पर्वतीय ढाल के सहारे चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है।
ये अगर पहाड़ है, पहाड़ के नीचे बर्फ जमी हुई होती है, पहाड़ के नीचे बहुत सारी बर्फ, घास के मैदानों में बहुत सारी बर्फ जमी हुई होती है, और जब ये हवा ऊपर से नीचे की ओर चलती है तो यह हवा शुष्क होती है, और गर्म होने के कारण ये सब बर्फ यहाँ से पिघलती हैं, और यही कारण है कि इसे सोनो ईटर कहा जाता है। सोनो ईटर मतलब बर्फ को खाने वाला, मतलब बर्फ को पिघलाने वाली हवा का संज्ञा इसे दिया जाता है। यह रॉकी पर्वत, ये रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे कोलोराडो से कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया तक बहती है। यह हवा सर्दियों और शुरुआती बसंत में अधिक चलती है। सर्दियों में इसके आगमन से क्षेत्र का तापमान 4 से 22 डिग्री तक बढ़ जाता है और जमीनी बर्फ पिघल जाती है, और यही कारण इन्हें चिनुक हवाएं जो हैं वो बर्फ भक्षक हवाएं यानी स्नो ईटर हवाओं के रूप में जानी जाती हैं। तो ये पूछा जाएगा चिनुक हवाएं किस पहाड़ से होकर बहती हैं, तो रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वतमाला कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। अगला प्रश्न, बादल के निम्न प्रकारों में से असंगत का चयन कीजिए। ये सवाल थोड़ा टफ है। पक्षमाप कपासी, पक्षाप कपासी, कपासी पक्षाप, पक्षाप स्तरी। तो इसका सही जवाब एक्सप्लेनेशन में ही हम लोग को मिलेगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अर्थात कपासी। इसे हम लोग समझते हैं, ये सवाल में हम लोग मुख्य रूप से बादलों के बारे में समझने के लिए यह सवाल को ऐड किया गया है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है, वर्ल्ड मीटरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन सहित कई प्रमुख संस्थाएं बादलों को कई रूप में वर्गीकृत किए हैं। जैसे ये जो बादल है आपका, बादल का 3 प्रकार, एक जो हायर लेवल में रहती हैं उच्च मेघ, और एक जो आपका मध्य मेघ, और उसके बाद आपका एक है निम्न मेघ। तो उच्च मेघ की औसत ऊंचाई 6 से 20 किलोमीटर, मध्य का 2.5 से 6 और निम्न का 2.5 किलोमीटर से नीचे तक ही होगा। अब जो उच्च मेघ है उसके प्रकार है पक्षाप, पक्षाप स्तरी और पक्षाप कपासी, और मध्य का मध्य स्तरी उच्च कपासी मेघ, और उसके बाद निम्न का है स्तरी कपासी, स्तरी मेघ, वर्षा स्तरी जिससे बारिश होती है, और कपासी मेघ। अब इसमें जो है आपका कौन सा किसी प्रकार में से नहीं है, तो इसमें आप देख सकते हैं इसका कि इसमें क्या सीन है। यहाँ 3 आपका एक किस्म है, एक आपका पक्षाप कपासी, एक पक्षाप और पक्षाप स्तरी। ये तीनों आपको सेम जगह में मिलेगा यहाँ, ये उच्च मेघ के प्रकार हैं। और एक जो आपका केवल बच जा रहा, केवल एक कपासी, वो केवल कपासी निम्न मेघ का प्रकार है, और यही इसे अलग बनाता है, और इस वजह से ही जवाब यहाँ ये हुआ आपका। अगला प्रश्न, डोल ड्रम। डोल ड्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द कैसा क्षेत्र है जहां चलने वाली हवाएं शांत होती है? उच्चावच, स्थिर, निम्न या उच्च? तो डोल ड्रम पूछा गया है कि उच्च दाब का क्षेत्र है या निम्न दाब का क्षेत्र है, तो इसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए इसे बेहतर समझते हैं। ये आपका पूरी पृथ्वी है, और ये पूरा पृथ्वी जो है आपका, तो पूरा पृथ्वी के बीच से जो रेखा गुजरता है उसे हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश बोला जाता है। अब 0 डिग्री से इधर 5 डिग्री और इधर 5 डिग्री, यानी ये 10 के बीच का जगह जो है ये काफ़ी निम्न दाब का क्षेत्र है। निम्न दाब का क्षेत्र क्यों है ये आपको बताएं कि निम्न दाब का क्षेत्र होने का वजह यह है कि सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा में सीधी पड़ती हैं, और सीधे पड़ने की वजह से यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, और गर्म होकर ऊपर उठने की वजह से यहाँ हवा का दबाव बहुत कम होता है, इसीलिए इसे निम्न दाब का क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो आपका होगा निम्न दाब का क्षेत्र है। तो डोल ड्रम जो है एक शांत वायु का क्षेत्र है जो भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य निम्न वायु दाब का क्षेत्र होता है। यहाँ अत्यधिक उष्मा गर्मी के कारण वायु की क्षैतिज गति अनुपस्थित होती है, केवल संवहन धाराएं ही यहाँ होती है, और वायु की अनुपस्थिति के कारण यह क्षेत्र बहुत शांत होता है। क्यों वायु अनुपस्थित है ये आपको बताया गया ऊपर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, आर्द्रता का मापन सामान्यतः किया जाता है। आर्द्रता मतलब नमी, ह्यूमिडिटी, यानी हमारे वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा H2O की मात्रा कितनी है उसे ही हम लोग आर्द्रता कहते हैं। तो इसका मापन कैसे करते हैं? आंशिक वाष्प दाब निर्धारण, शुष्क आर्द्र बल्ब तापमान मापन, भौतिक प्रसारण, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण से तो संभव है नहीं, भौतिक प्रसारण भी नहीं, आपको ए और बी में ही रहना है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा आर्द्र बल्ब तापमान मापी, और इसी से शुष्क और आर्द्र बल्ब तापमान मापी, इसी के द्वारा आर्द्रता को मापा जाता है। जब किसी वायु में आर्द्रता सामर्थ्य के बराबर जलवाष्प आ जाए तो इसे संतृप्त वायु कहते हैं, यानी जितना पानी ये रख सकता है अपने में, अगर उतना रखता है तो इसे संतृप्त कहते हैं। और तापमान अगर बढ़ेगा तो
इसका मात्रा बढ़ता है, यह ज़्यादा वायु को रख सकता है। और वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई वायु संतृप्त हो जाती है, यानी उसमें और जलवाष्प आ ही नहीं सकता है, तो उस बिंदु को ओसांक कहते हैं। और तब जो जल की बूंदें हैं वो ओस बनने लगती हैं। अगला प्रश्न, अब ओस बनने का सवाल पूछा है। ओस बनता है ठंडे सतह पर आर्द्र वायु के जमने पर, रात आकाश में बादल से ढकना, पृथ्वी की सतह से वायु के ठंडे होने पर, बारिश होने से हवा बहुत शुष्क होने के कारण। तो ओस क्यों बनता है? यह आर्द्रता से संबंधित है। इसका मतलब ठंडे सतह पर जो नम वायु है वो संघनित हो जाता है, मतलब वो जम जाता है, तब ओस बनता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए। जब वायु का तापमान ओसांक से नीचे गिर जाता है तो वायु में उपस्थित जलवाष्प संघनित यानी जल का रूप ले लेता है, छोटी छोटी बूंदों के रूप में धरातल पर स्थित पौधों की पत्तियों पर जमा हो जाती है। इसे ही हम लोग ओस कहते हैं। तो ओस कहीं से गिरता नहीं है बल्कि यह जम जाता है। अगला प्रश्न, पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे क्या कहते हैं? यहाँ आपके सारे ऑप्शंस अंग्रेजी में दिए गए हैं। हिंदी में भी अंग्रेजी में ही आपका था, तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत ये भी आना चाहिए। ऑप्शन ए इवेपोरेशन, और उसके बाद ऑप्शन बी कंडेंसेशन, ऑप्शन सी प्रेसिपिटेशन, ऑप्शन डी ट्रांसपीरेशन। तो इसका सही जवाब होगा प्रेसिपिटेशन। और इसका ये प्रेसिपिटेशन का जो हिंदी है वो आपका है वर्षण। तो पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे वर्षण कहते हैं। वायुमंडल में जलवाष्प के द्रवण से, यानी जलवाष्प जब द्रव बन जाता है, से उत्पन्न नमी जो बादलों में जमा हो जाती है, पृथ्वी पर वर्षा, हिम, ओले, ओस आदि के रूप में गिरती है, उसे वर्षण कहा जाता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत आपसे पूछी गई है, तो वायुमंडल के परतों के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन है? तापमंडल, मध्यमंडल, समतापमंडल या क्षोभमंडल। तो आपने पढ़ा है पहले भी कि वायुमंडल का सबसे निचली परत है आपका क्षोभमंडल। वायुमंडल के परतों को, वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। क्षोभमंडल, इसकी ऊंचाई मैक्सिमम 18 किलोमीटर। समतापमंडल, इसके 18 से 50 किलोमीटर। मध्यमंडल 50 से 80 किलोमीटर। आयनमंडल 80 से 400 किलोमीटर। बाह्यमंडल, इसकी कोई सीमा नहीं है, 400 प्लस में आपका हो गया बाह्यमंडल। ये आपका वायुमंडल की अलग अलग परतें हैं, और अलग अलग परतों की अलग अलग खासियत है, ये भी आगे हम लोग देखेंगे। जैसे ओजोन वायुमंडल के किस परत में सर्वाधिक सघन है? बाह्य वायुमंडल, क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा समतापमंडल में 15 से 35 किलोमीटर के बीच में ओजोन यानी O3 गैस का सर्वाधिक सांद्रण होता है। यह गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को सोख लेता है। तो वायुमंडल के 5 जो लेयर हैं उसे आप फिर से देख ले। क्षोभमंडल, यहाँ ऊंचाई अलग लिखा हुआ है जो कि सही नहीं है। इसका ऊंचाई आपका मैक्सिमम 18 किलोमीटर तक जाता है, मैक्सिमम। और समतापमंडल आपका 50 किलोमीटर तक, मध्यमंडल 50 से 80, आयनमंडल 80 से 400, बाह्यमंडल 400 से अधिक। ये सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न, इनमें से किस स्थान पर क्षोभमंडल की मोटाई सर्वाधिक होती है? जो सबसे निचली परत है, पर्वतों पर, उत्तरी ध्रुव, भूमध्य रेखा, दक्षिणी ध्रुव। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर क्षोभमंडल की मोटाई सर्वाधिक होती है, भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा होती है। ऐसा क्यों? इसका भी रीजन है। भूमध्य रेखा पर क्षोभमंडल की मोटाई सर्वाधिक होती है। क्षोभमंडल पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा है। वायुमंडल की समस्त घटनाएं इसी में होती है, मौसम रिलेटेड इसी में होती हैं। और क्षोभमंडल का भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई इसलिए ज़्यादा है क्योंकि पृथ्वी जो है आपका पूरी गोल नहीं बल्कि इस प्रकार से है, और भूमध्य रेखा पर हवा का दबाव कम होता है, और इस वजह से यहाँ पर जो इसका मोटाई है वो ज़्यादा होता है, हवा के दबाव में कमी की वजह से। अगला प्रश्न, कौन सा क्षेत्र क्षोभमंडल को समतापमंडल से अलग करता है? यानी जो आपका क्षोभमंडल और समतापमंडल के बीच का गैप है वो पूछा है। समताप सीमा, क्षोभ सीमा, ताप सीमा, मध्य सीमा। नाम में ही इसका जवाब है आपका। तो इसका सही जवाब है क्षोभ सीमा, जिसे ट्रोपोपाउच कहा जाता है। यह क्षोभमंडल को समतापमंडल से अलग करने का काम करता है। तो इसमें हवा का तापमान, जो क्षोभमंडल है उसमें हवा का तापमान प्रति 1000 मीटर यानी प्रत्येक 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री घटता है। अगला प्रश्न, उत्तर पूर्वी प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया है? प्रत्येक देश में चक्रवात का अलग अलग नाम होता है, इसीलिए आपसे पूछा गया है कि उत्तर पूर्व प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक। उत्तरी अटलांटिक, उत्तर पूर्व प्रशांत, इसका मतलब ये हुआ कि आपका अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप, और आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका इसके बीच का ही है, क्योंकि अटलांटिक बोला हुआ है। तो ऑप्शन है टॉर्नेडो, हरिकेन, टाइफून और ट्विस्टर। तो इसका सही जवाब है आपका
हरिकेन, हरिकेन यहाँ जवाब भी आपको दिखा दिया गया है पहले ही, इसे हम लोग समझते हैं। ये हरिकेन उत्तरी अटलांटिक और उत्तरी पूर्वी प्रशांत में हरिकेन कहा जाता है, जो तूफान जो आता है, जो अलग अलग जो आता है चक्रवात उसका। और दक्षिण पूर्व एशिया और चीन में अगर आए तो इसे टाइफून कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में अगर आए तो इसे विली विली कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे, अमेरिका में हरिकेन बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में विली विली बोलते हैं, चीन में टाइफून बोलते हैं। चीज़ वही है जिसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात बोलते हैं। अगला प्रश्न, वायुमंडल में तड़ित यानी जो लाइटनिंग होता है द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है? आर्गन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस का स्थिरीकरण होता है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, और जब लाइटनिंग होता है उस दौरान नाइट्रोजन गैस का स्थिरीकरण होता है, यानी यौगिक बनता है। जो भी नाइट्रोजन है उसका यौगिक बनता है, जो पौधों के लिए जरूरी होता है। अगला प्रश्न, वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन, नाइट्रोजन का ऑक्साइड निर्माण नामक तीनों प्रक्रिया में होता है? दहन जलने में भी, श्वसन हम लोग का श्वसन प्रक्रिया यानी ऊर्जा बनने की प्रक्रिया शरीर में है उसमें भी, ऑक्साइड बनाने में भी, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑक्सीजन, जो प्राणवायु है। जो ऑक्सीजन है उसी का इस्तेमाल ऑक्साइड बनाने में हो सकता है। कोई भी चीज़ को जलाएंगे, जैसे कार्बन को हम लोग जलाते हैं तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। श्वसन में हमारा क्या होता है, ग्लूकोज जलता है, C6H12O6 का दहन होता है, वो उसमें आपका बनता है जल और कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में ऊर्जा बनता है। नाइट्रोजन है उसका ऑक्साइड बनाने के लिए भी हम लोग ऑक्सीजन से ही अभिक्रिया करते हैं। तो इस प्रकार ऑक्सीजन है तीनों प्रक्रियाओं में शामिल है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह के ऊपर वायुमंडलीय परतों का सही क्रम क्या है? क्षोभ, समताप, मध्यमंडल, तापमंडल। मध्यमंडल ये तो बीच में हो जाएगा, ये नहीं होगा। समताप मंडल ये दूसरा नंबर में नहीं होगा। मध्यमंडल ये भी बीच में नहीं होगा। आपका ये आपका सही है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल और तापमंडल। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल। क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है। अगला सवाल, हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? वाष्पीकरण, घनीकरण, वायुमंडलीय दाब, तापमान। तो इसका तो सवाल में ही जवाब आपको नजर आ रहा है, हर आरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। तो ये है जवाब आपका, वायुमंडलीय दबाव, हवा के दबाव को हम लोग कहते हैं। हम लोग क्या है कि हमारा वायुमंडल का जितना ऊंचाई है उतना हवा को हम लोग दबाव में रहते हैं। हमेशा पृथ्वी के हर चीज़ उतना दबाव में रहती है, और जितना दबाव पड़ता है उसे हम लोग वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इसे बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब का जो इकाई है वायुमंडलीय दाब का, वो आपका बार होता है। ऐसे दबाव का मात्रक पास्कल भी होता है, और एक बार में 10⁵ पास्कल होता है। अगला प्रश्न, सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? यहाँ दो चीज है एक साथ। प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली दुर्लभ गैस, यानी नाइट्रोजन आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन दुर्लभ गैस नहीं है। इसका मतलब ये तीनों में से ही आपको रहना है। सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली दुर्लभ गैस, तीन सभी में सबसे ज़्यादा कौन गैस पाई जाती है? तो सही जवाब है आर्गन, जो कि 0.93% पाई जाती है। इसकी खोज विलियम रैमसे ने की। आर्गन का उपयोग विद्युत बल्ब को भरने में किया जाता है, ताकि जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट है वो ज़्यादा देर तक सेफ रहे और बल्ब जल्दी फ्यूज ना करे। अगला प्रश्न, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरोलॉजी, मीटरियोलॉजी, इकोलॉजी, एंथेलॉजी। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा मीटरियोलॉजी। मीटरियोलॉजी वायुमंडल के अध्ययन को हम लोग कहते हैं। यहाँ एटमॉस्फेरोलॉजी आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन इसका सही जवाब है मीटरियोलॉजी। वातावरण के साथ पारस्परिक संबंध जीवों का जो होता है उसको इकोलॉजी कहते हैं। फूलों का अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। छिपकली का अध्ययन को स्वरोलॉजी कहते हैं। यहाँ एक्सप्लेनेशन में कुछ और बताने का भी प्रयास किया गया है। निम्नलिखित में से वायुमंडल के किस परत से रेडियो का संचार संभव है? क्षोभ मंडल, तापमंडल, आयन मंडल, समताप मंडल। तो आपको पता है इसका सही जवाब आयन मंडल जो है। आयन मंडल का उपयोग जो पृथ्वी का जो अलग अलग लेयर है उसमें से आयन मंडल से क्या होता है कि जो भी रेडियो किरणें, जैसे हमारा यहाँ टावर है, ये टावर से जब जाती हैं सिग्नल्स तो सिग्नल टकरा के वापस आ जाती है, और ये एक रिफ्लेक्टर का काम करता है, परावर्तक सतह का, और इस वजह से पूरे दुनिया में संचार व्यवस्था सफल हो पाती है। तो इसका ये काम आयन मंडल का है, रेडियो तरंगों को परावर्तित करने का काम। अगला प्रश्न, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या है? 78, 72, 21 की 28। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 78। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन 20.94 यानी 21, आर्गन 0.93 और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। इसके अलावा नियॉन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और उसके बाद जलवाष्प, ये सभी हैं। तो ये रहा आज का आपका
32 क्वेश्चन का सीरीज, जो कि रेलवे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो उम्मीद है आपके लिए यह हेल्पफुल रहेगा। और ये सभी सवाल, कोई भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए आप इसे ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए प्रश्नों का एक सेट के साथ। तो तब तक आप इसे रिवीजन करते रहें और वीडियो को ज़रूर बाकी लोगों तक शेयर करें, और वीडियो इतना दूर तक देख ही लिए हैं तो ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।